अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ़ यासिर। तो हम बात करेंगे किसानों के मसाइल के हवाले से, जिसे हम पहले भी कई दफ़ा हाईलाइट कर चुके हैं। लेकिन अगर देखा जाए, खाद का रेट है जो कि बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। उसके अलावा जो खाद है वो नायाब हो रही है, मिल नहीं रही है किसानों को, जिसकी वजह से डेफिनेटली मुश्किल हो रहा है। और अगर मिलती भी है तो महंगे दामों मिलती है। अगर बीज की भी बात की जाए तो बीज जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका रेट भी है जो हाई हो जाता है। हुकूमत की पॉलिसीज़ कहीं पर भी क्लियर नहीं है, जो कि किसान चाहते हैं कि रिलीफ दिया जाए। ज़राअत का शोबा एक अहमियत का हामिल रखता है यहाँ हमारे मुल्क में, लेकिन रिलीफ नाम की कोई चीज़ नहीं मिल रही, सब्सिडी नहीं है। अगर बिजली की बात करें, वहाँ पर भी कोई सब्सिडी नहीं है। तो किसान रान में इस हवाले से क्या कहते हैं, उन्हीं से जानते हैं। तो अभी मेरे साथ ज़िम्मेदार मौजूद हैं, सिकंदर अली साहब हैं। तो सिकंदर साहब, किसानों के अगर हम ओवरऑल मसाइल की बात करें, जो कि हमारी कोशिश होती है कि हाईलाइट करें ताकि वो हल हो सकें, तो अभी इस वक्त किसानों के मसाइल समझते क्या हैं, आखिर हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से किसान का बहुत बुरा हाल है। हर किसान जो गरीब, हमारे जैसे जो छोटे किसान हैं, उनका तो चूल्हा ठंडा हो रहा है। हुकूमत को चाहिए तो ये था, जैसे इंडस्ट्री के ताजरों को और इंडस्ट्री एरिया को जिस तरह इन्होंने सहूलतें दी, ऐसे इनको चाहिए था गरीब किसान के लिए भी कुछ करते। इन्होंने वादे तो बहुत किए और काफ़ी जगह पे फ़ोटो सेशन में ये बात करते हैं कि हम किसानों के लिए बहुत सारी सहूलतें ले रहे हैं, कर्जा वगैरह दे रहे हैं और खाद वगैरह में इनको सहूलतें दे रहे हैं। अब खाद का आप देखने के बोरी लेने के लिए भी किसी एमएनए मिनिस्टर को ढूंढना पड़ता है, फिर भी वो डबल कीमत में मिल रही हैं। इससे किसान के बहुत बुरे हालात हैं। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर ऐसा ही हालात रहे तो गरीब का। खाद का जब मसला आता है, कई दफ़ा हाईलाइट भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हल नहीं होता नज़र आ रहा। वजह क्या बताई जाती है कि एक तो ये कि खाद नायाब क्यों है और आखिर इतनी महंगी मिल क्यों रही है? वो कह रहे हैं किसान जो ये, तो उन्होंने ऐसे जैसे किसी माफिया ने इसको ना, गवर्नमेंट को चाहिए चीज़ सोचनी चाहिए जैसे किसी माफिया ने खाद को कहीं ब्लैक कर लिया है या कहीं स्टॉक कर लिया है। और किसी किसान को भी है ना, लाइनों में आप देखें कि अक्सर न्यूज़ दिखाते हैं, लाइनों में लगे होते हैं, सुबह से जाके शाम तक खड़े रहते हैं। अगर तो मिलती नहीं, अगर एक आधी बोरी मिलती भी, उसकी कीमत इतनी होती किसान ले ही नहीं सकता। अच्छा, खाद का इस तरह से नायाब होना या महंगा होना पहले भी ऐसा होता रहा है? नहीं, पहले इतना ज़्यादा नहीं था, मगर ये इस गवर्नमेंट में हम सोचते थे, जैसे वो वज़ीर आज़म साहब कहते थे कि हम किसान को बहुत सहूलतें देंगे, मगर इसमें परेशानी डबल हो गई है। उसके लिए सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट को, वरना ये ज़राए का जो छोटा किसान ये तो फिसल कर आने वाले टाइम में लगता है कि जो सहूलतों का वादा किया गया था, कहीं ना कहीं जाके वो सहूलतें मिल सकती हैं। अल्लाह करे, नज़र तो नहीं आ रही, मगर मालिक है इनके दिल में कोई रहम डाले और किसी गरीब किसान के बच्चों का कुछ सोचे। फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा कुछ भी। अली अहमद गुराया साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करूंगी। अली साहब, किसानों के मसाइल डेफिनेटली हल नहीं हो रहे, जो कि एक बड़ी परेशान कुन बात है। तो क्या लगता है इस परेशानी का हल निकलेगा कैसे आखिर? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस परेशानी का हल जो है वो गवर्नमेंट ने ही निकालना है, और ये उसी सूरत में निकलेगा जब ज़रूरी शोबे पे खुसूसी तवज्जो दी जाए, या उन नारों या उन वादों को इफ़ा किया जाए कि जो इलेक्शन लड़ते हुए हमारे जो सियासतदान करते हैं, और जब ये गवर्नमेंट में आते हैं तो इनकी सारी तवज्जो इंडस्ट्री की तरफ चली जाती है, सरमायादार की तरफ चली जाती है, जो है वो फार्मर्स को, ज़मींदार को ये नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि हमारी मईशत के लिए ये एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, और अभी भी हमारे जो इनकम है उसका ज़्यादातर इन्हिसार हमारी ज़रूरी पैदावार के ऊपर है, और लेकिन इसके बावजूद इसको जानबूझ के नज़रअंदाज किया जाता है ताकि जो है वो माफियाज़ को, जो जिनकी सरपरस्ती हुकूमत करती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिया जा सके। जैसा कि आप जानती हैं कि जब से ये हुकूमत आई है, ये जो हमारी ज़रूरी अजनास है, ये माफियाज़ के हाथों में ना एक किस्म का जो है ना वो उनके लिए एक मुनाफा बख्श काम बन गया है कि पहले कभी गंदम का बहरान, आटे का बहरान शुरू हो जाता है, फिर चीनी का बहरान शुरू हो जाता है, और अब जो है ये फार्मर्स को जो है वो खाद का एक बहुत बड़े जो है वो मसले का सामना है। जो यूरिया, जो कि हमारी अपनी प्रोडक्ट है, जिसके लिए कोई ख़ाम माल की ज़रूरत भी नहीं है, और वो नायाब हो गई है, और वो सारी माफियाज़ के हाथ में चली गई है, जिसने उसे बाहर के मुल्क अफ़गानिस्तान में और ईरान में भेज दिया है, और हमारे ज़िम्मेदार के लिए यहाँ पे जो है ये वो इस वक्त यूरिया अवेलेबल नहीं। अगर अवेलेबल है तो वो इंतहाई जो महंगे दामों जिसको ख़रीदना ज़िम्मेदार के बस की बात नहीं है। हुकूमत जो है ये बारहा दफ़ा इस चीज़ का नारा लगाती है कि हम इस मुल्क में जो है वो ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज करेंगे, बल्कि हमने ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज कर रखी है, और इस हवाले से जो है 2019 में इन्होंने 5 साला मनसूबे का जो है वो आगाज़ किया, जिसके लिए जो हुकूमत पंजाब ने जो है वो
13,000 मिलियन रुपीस जो है वो मुख्तस किए, जिसमें जो था कि गंदम की जो हमारी औसत पैदावार है उसको हम 31 मन से इंक्रीज़ करके जो है वो 35 मन और 36 मन पे लेके आएंगे। लेकिन उसको इंक्रीज़ करना तो दूर की बात है, जो बुनियादी हमारी ज़रूरत है जिसको हम एग्री इनपुट्स कहते हैं, जिसमें कि खाद आ जाती है, हमारा डीज़ल आ जाता है, जो इस तरह की जो अद्वियात है, कीड़े मार अद्वियात वो आ जाती हैं, वो सारी जो है वो उनकी कीमतें आसमानों पे पहुंच चुकी हैं और उनको बेयर करना फार्मर्स के बस का रोग नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है बाद में जो जब फसल के बर्दाश्त का वक्त आता है, अब जब जैसे गंदम की बर्दाश्त का टाइम करीब है और यूरिया ज़मींदार को प्रॉपर नहीं मिली इन दिनों में, तो इसका अफेक्ट अब औसत पैदावार पे आएगा। और एक बहुत बड़ा बहरान जो कि पहले ही हमारे मुल्क में आटे की सूरत में मौजूद है और हमने बाहर से यूक्रेन से जो और दीगर ममालिक से गंदम मंगवाई है और बहुत महंगे दामों मंगवाई है, और उसके लिए कसीर जो है वो अपना हमारा ज़र मुबादला ख़र्च हुआ है। और हालांकि मैं जो है दोस्तों की मालूमात के लिए ये बात बताता जाऊं कि पाकिस्तान की जो गंदम है उसमें जो प्रोटीन लेवल है वो 12% है, और जो हम बाहर से मंगवाते हैं कोई ऐसी गंदम नहीं है जिसमें 9% से ज़्यादा प्रोटीन लेवल हो। इतनी अच्छा रकबा हमारे पास मौजूद है और हम यहाँ पे जो है वो अपनी औसत पैदावार को वो 50 मन। इसी से रिलेटेड मैं सवाल करना चाहूँगी, एक तो रवायती काश्तकारी, गैर रवायती काश्तकारी, हम गैर रवायती काश्तकारी की तरफ मूव क्यों नहीं करते? ये जी ज़मींदार जो हमारा है, मसलन फैसलाबाद हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो है एवरेज ज़मींदार है वो 3 एकड़ से ज़्यादा का नहीं है। जिस ज़मींदार के पास 3 एकड़ रकबा होता है लामहल्ला, उसके पास वसाइल भी कम होते हैं। अब उस 3 एकड़ के ज़मींदार को जब आप गैर रवायती फार्मिंग की तरफ मूव करेंगे तो लामहल्ला जो है वो गैर रवायती फार्मिंग के लिए जो आपको बहुत ज़्यादा अखराजात जो उसकी होता है, जो आपको ग्रीन हाउसेस बनाने के लिए या आपको जो कंट्रोल शेड्स होते हैं वो बनाने के लिए बहुत कसीर सरमाए की ज़रूरत होती है। जहाँ पे भी फार्मर्स, जिन ममालिक में फार्मर्स ने गैर रवायती फार्मिंग की तरफ मूव किया है, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो ज़मींदार को हेल्प करती है, उसको आसान अक़सात पे जो है कर्ज़े। अभी इन्होंने इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए तो 1% के हिसाब से इनको कर्ज़े दिए हैं, लेकिन ज़मींदार को आज भी 13% से ज़्यादा जो है शरह सूद पे कर्ज़े मिल रहे हैं। और तो इन हालात में आप कैसे गैर रवायती फार्मिंग की तरफ ज़मींदार को मूव कर सकते हैं? आपको ख़ुसूसी तवज्जो देनी पड़े और रियल सेंस में आपको ज़रिए एमरजेंसी लागू, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना हमारी, अगर आप गंदम की बात करें तो हमारी गंदम का जो है वो तकरीबन 70% जो है वो पंजाब से पैदा होता है आज के दौर में। अभी के हमारे पास जो इतना बड़ा बारानी एरिया पड़ा है कि जिसका इन्हिसार टोटल जो है एक बारिश के पानी के ऊपर है, और वो हमारी पंजाब की टोटल ज़मीन का 30% है, 30 से भी ज़्यादा है ये पूरा एरिया जो है। तो अगर वहाँ पे हम फार्मर्स को ड्रिप इरिगेशन की तरफ, जैसा कि आपने कहा कि गैर रवायती फार्मिंग की तरफ, स्प्रिंकल सिस्टम की तरफ मूव करते हैं, तो हमारे पास तो जो है अपनी ज़रिए अजनास को रखने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, बल्कि हम पूरी जो ये जनूबी एशिया है वो पाकिस्तान का मोहताज होगा ज़रिए अजनास के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर मुखलिस अंदाज से, क्योंकि हमारी असम्बलियों में इस वक्त जो है कसीर तादाद में सरमायादार और ताजर और ये जो लोग हैं वो वहाँ पे बैठ के ज़मींदार का इत्तेसाल कर रहे हैं, और जो चीज़ ज़मींदार को मिलनी चाहिए उसको नहीं दी जा रही। और इसका नतीजा ये है कि वो हमारे सामने है कि हमारे यहाँ ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद ज़रूरी अजनास का बहरान है, और हम गंदम बाहर से मंगवा रहे हैं। हम जो है वो खुर्दनी तेल के लिए जो तेलदार अजनास हैं वो बाहर के मुल्क से, पाम ऑयल हो गया या इस तरह की जो दीगर हमारी चीज़ें हैं वो बाहर से। तो ये चीज़ सोचने वाली है, और हुकूमत के अलावा कोई ऐसी यहाँ पे NGO नहीं है कि जो फार्मर्स को स्टैंड कर सके। हुकूमत ही है जो फार्मर को स्टैंड करे। ठीक है, सीड स्पेशलिस्ट पे मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ, उनसे बात करूँगा। तो काशिफ साहब, बीज की जब हम बात करते हैं तो किसानों को ये भी बड़ा शिकवा रहता है कि जो बीज है वो महंगा आता है। आखिर इसकी वजह क्या बनती है कि बीज किसानों को महंगा क्यों मिलता है? जी, जहाँ तक बीज की बात है तो सिर्फ बीज महंगा नहीं है, महंगाई तो पाकिस्तान में कोई ऐसा सेक्टर बाकी नहीं बचा जिसमें महंगाई ना हुई हो।
तो जब पीछे से परचेज़ डिपेंडेंट रेट्स होते हैं सीड के भी, तो जब परचेज़ रेट हाई होता जाएगा तो इसके साथ साथ सीड के रेट्स भी हाई हो जाते हैं। जैसे आप मिसाल देते हैं, अगर गंदम का बीज कोई 2300, 2400, 2500 में अवेलेबल था तो गंदम का रेट भी 1300 रुपये था। अब गंदम 1500-1600 पे जाती है तो रेट बढ़ा है। अब उसके बाद जैसे जैसे इसका रेट बढ़ते बढ़ते अब गंदम का रेट इस साल 2200 रुपये अनाउंस हो गया। तो 2200 में जब गंदम का रेट चला जाएगा तो सीड का रेट ऑब्वियसली उसके साथ इसी रेशो के साथ बढ़ता जाएगा। पिछले साल 1850 था, तो जैसे इसका इस साल फिर आप लोग ये सवाल कर सकते हैं सीड का रेट क्यों बढ़ा है, तो वो जैसे कमोडिटी का रेट बढ़ेगा उसके साथ ही सीड का रेट बढ़ जाता है। जैसे हम कॉटन को देखते हैं, कॉटन 2500-3000, 3500 रुपये मन थी तो सीड के रेट्स डाउन थे। अब अगर गंदम पिछले साल 6000-7000 रुपये मन तक बिकी है तो उसका रेट भी उसके साथ साथ ही उसके सीड का रेट बढ़ना है। अच्छा, इंपोर्ट करने का भी इसमें एक फैक्टर आता है कि जो सीड है वो इंपोर्ट किया जाता है। जी ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमारे इंपोर्ट हो रही हैं, क्योंकि तमाम सीड्स की प्रोडक्शन हमारे पाकिस्तान में मुमकिन भी नहीं है। दूसरा, कुछ ऐसे सीड्स हैं जो हमारी बाहर के ममालिक से मंगवाने इसलिए भी पड़ते हैं कि वहाँ की उनकी प्रोडक्शन उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बेहतर है, वहाँ उनका जो हमारे लोकल सीड की निस्बत उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो जिन सीड्स को भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम महंगाई की बात कर रहे थे तो देखें कि अगर डॉलर का रेट 100 रुपये था तो डॉलर के रेट के साथ ही सीड का रेट बनना था यहाँ पे इंपोर्ट के बाद। अब डॉलर 180 पे चला गया तो ऑब्वियसली जो उसके रेट्स हैं उस इंपोर्ट के रेट्स भी बढ़ गए हुए हैं। उन इंपोर्टेड सीड्स हैं उनकी भी रेट्स अब हाई हो गए हुए हैं। सीड प्रोडक्शन यहाँ पर क्यों नहीं मुमकिन, कि हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही क्यों पेश आती है? हमारे पास सीड प्रोडक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बहुत सी क्रॉप्स जो हैं जिनके लिए हम यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट हैं, हमें हमारी जितनी मेजर क्रॉप्स हैं हम उनके लिए सफिशिएंट हैं। यहाँ पे हम देखें कॉटन का सीड सारा हम यहाँ पैदा कर रहे हैं, हमारी मेजर क्रॉप है। कमाद है, शुगर केन, वो सारा यहाँ पे पैदा हो रहा है। गंदम है, वो सारी यहाँ पैदा हो रही है। राइस है, राइस सारा हम यहाँ पैदा कर रहे हैं। ये हमारी मेजर क्रॉप्स हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें, हमारा मकई एक मेजर सेक्टर पिछले कुछ अरसे से एक नई मेजर क्रॉप के तौर पे एंटर हुआ है। तो मकई का सीड पहले हमारा बाहर से आ रहा था, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि कम से कम भी उसका 50% जो प्रोडक्शन है हमारी लोकल लेवल पे शुरू हो गई है। तो जैसे जैसे किसी चीज़ की डिमांड बनती है, हमारी यहाँ पे हमारी कंपनीज, हमारा लोकल सीड सेक्टर उसके ऊपर वर्किंग करता है, उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। अच्छा, वैसे कोई डिफ़िकल्टी होती है यहाँ पर अगर प्रॉपर हर बीज जो है यहीं पे उसकी प्रोडक्शन शुरू हो, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं? जी ऑब्वियसली एक हम ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं ऑयल सीड क्रॉप्स के हवाले से कि हमारी जो इंपोर्ट है उसको हम सीड में काउंट कर लेते हैं कि हमारा ऑयल सीड बाहर से आ रहा है। जो ऑयल सीड बाहर से आ रहा है वो ऑयल एक्सट्रैक्शन के पर्पज़ के लिए आ रहा है, वो सीड के लिए नहीं आ रहा। जितनी हमारी सीड की रिक्वायरमेंट होती है वो तो हम मोस्टली यहाँ से पूरी कर सकते हैं। दूसरा, हम यहाँ पे ऑयल सीड क्रॉप्स क्यों नहीं पैदा कर रहे? अगर इस सवाल की तरफ जाते हैं तो देखें, फूड सिक्योरिटी, हर तरह की चीज़ फूड से रिलेटेड फूड सिक्योरिटी में आती है और नो डाउट इसमें खुर्दनी तेल जो है जिसे हम एडिबल ऑयल्स कहते हैं ये भी हमारी फूड सिक्योरिटी में आते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारी जो स्टेपल फूड है पाकिस्तान में वो गंदम है। तो अगर हमें गंदम का रकबा कंप्रोमाइज़ करते हुए ऑयल सीड पे जाएंगे तो ऑलरेडी हम गंदम में सफिशेंट नहीं रहे पिछले 2-3 साल में, क्योंकि हमने ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश की थी अपना जो हमारा इंपोर्ट बिल है उसको कम करने के लिए कि हम जो अपने ऑयल सीड्स हैं इनको हम बाहर से इंपोर्ट करने के बजाय लोकल लेवल पे पैदा करें। इसमें गवर्नमेंट ने एक स्लोगन फ्लोट किया था कि गंदम खाने के लिए और ऑयल सीड जो है वो मुनाफे के लिए। तो वो सिर्फ 2 साल के उस प्रोजेक्ट की सक्सेस स्टोरी ये सामने आई है कि गंदम हमें इंपोर्ट करनी पड़ गई है जो पिछले 7 साल में कभी करनी नहीं पड़ी थी। तो मेरा ख्याल है जब भी हम एज अ कंट्री अपनी स्टेपल फूड को सामने रखते हुए 2 चीज़ों के दरमियान ये डिसाइड करेंगे कि हमें क्या इंपोर्ट करना है, तो ऑब्वियसली हम ऑयल सीड की तरफ जाएंगे, हम गंदम की तरफ। आने वाले टाइम में भी हम कह सकते हैं कि गंदम की इंपोर्ट मज़ीद होगी। जहाँ तक गंदम की इंपोर्ट के हवाले से बात है तो ये जो इस साल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिसमैनेजमेंट्स हुई हैं जिसमें फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी ना होना है, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो है ये ज़मींदार को चाहिए होती है जब वो बिजाई करता है पहले पानी पे दूसरे पानी पे यूरिया की ज़रूरत थी तो तब उस पर अवेलेबल नहीं हो सकी। तो यूरिया की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से इस साल अभी एडवर्स इफेक्ट एक नज़र आ रहा है। हो सकता है हमारी प्रोडक्शन डाउन जाए, हमें इंपोर्ट की तरफ जाना पड़े, वरना ओवरऑल देखें तो हमारी लोकल प्रोडक्शन वीट की इतनी होती है कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो प्रॉब्लम हमें आ रहे हैं गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है
तो इसमें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से गंदम की शॉर्टेज की बजाय गंदम की जो हमारे पास अवेलेबल स्टॉक्स की मिस मैनेजमेंट है वो एक ज़्यादा बड़ा इशू है। डॉक्टर काशिफ साहब, डेफिनेटली ऐसे चीज़ें हैं उन्हें बेहतर होने की तो ज़रूरत है ही। इंपोर्ट की तरफ अगर ध्यान कम हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ रिपोर्टर मौजूद हैं अब्दुल रहमान, मैं उनसे बात करूँगी। अब्दुल रहमान, किसानों के जो मसाइल हैं वो हल होते नज़र नहीं आ रहे, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आखिर हुकूमत की जानिब से अभी तक उनके मसाइल को हल करने के लिए कोई इकदाम क्यों नहीं किया गया, कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जा रही? थैंक यू सदफ। देखिए, जब आपका प्राइम मिनिस्टर इतने कन्फ्यूजन जो में होगा कि वो बयान देगा, कभी कहेगा कि गंदम बेचने से, सब्ज़ियाँ बेचने से फ़ायदा नहीं होता, कभी इंडस्ट्री के हवाले से कहेगा। देखिए, पाकिस्तान की अगर बात करनी है हमने यहाँ पर मरूज़ी हालात की, तो ये है कि यहाँ पर 50% के करीब लोग बराह रास्त जो है वो ज़राअत के शुबा से वाबस्ता है, जिसमें मुख्तलिफ़ एक्सपोर्ट्स आ जाती है। इसमें अगर हम देखें तो लाइफ स्टॉक का हिस्सा एक्सपोर्ट में है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो प्रोडक्ट्स है, फ्रूट्स हैं, सिट्रस है या मैंगो होता है गर्मियों में, इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ फ़ूड आइटम्स बाहर हम जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनका एक बड़ा शेयर मौजूद है। तो इन हालात में फिर जब हमारी 60-70% आबादी देही इलाकों में रह रही होगी तो वहाँ पर लोग सब्ज़ियाँ बेचेंगे ना। इंडस्ट्री तो शहरी इलाकों में लगी हुई है, देही इलाकों में तो आप इंडस्ट्री पहुँचा ही नहीं पा रहे, अभी तक आप अपनी इंडस्ट्री को ग्रो नहीं कर पा रहे। तो फिर आपने जो इंडस्ट्री आपके पास मौजूद है एग्रीकल्चर की शक्ल में, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना है, उसको टैक्सेशन से बचाना है, उनको सब्सिडाइज़ रेट पर जो है वो सीड मुहैया करना है, उनको फर्टिलाइज़र मुहैया करनी है, उनको मुख्तलिफ़ तरह के स्प्रे मुहैया करनी है ताकि उनकी फसलें बचाई जा सकें। अब देखें मसला क्या होता है, सिर्फ जो कपास है वो हमें $2-3 अरब डॉलर की बाहर से मंगवानी पड़ती है, $10 अरब डॉलर की बाहर से फ़ूड आइटम्स मंगवाना पड़ती है। अभी हमारा जो तकरीबन जो 7 माह का जो बजट खसारा है वो 32 अरब डॉलर पे चला गया, और जिसमें 5 से 6 अरब डॉलर फ़ूड आइटम्स के। अगर हम वही पैसे अरबों डॉलर्स जो बाहर झोंक रहे हैं उनमें से चंद पैसे, आधे से भी कम पैसे अपने फार्मर्स को देते हैं, सब्सिडाइज़ करते हैं, उनको कम शरह सूद पर कर्ज़े मुहैया करते हैं, तो फिर ये चीज़ें यहीं हो जाएंगी। यहीं हमारी काटन बेहतर हो सकती है, यहीं हमारी गंदम बेहतर हो सकती है। अभी रशिया के टूर के दौरान वापस आकर प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि वहाँ से हमने गंदम की बात की है। तो अब देखिए, जो ज़राई मुल्क है अगर वो गंदम भी बाहर से मंगवा रहा है तो वो कैसे गुजारा करेगा। गंदम जो बाहर से मंगवानी है वो डॉलर्स में आएगी। आप अपने एक्सपोर्टर्स को रिलीफ देते हैं, बजट देते हैं, बेल आउट पैकेजेस देते हैं, वो फिर जाकर डॉलर बाहर से लेके आते हैं, तो वो डॉलर आप जो है वो खुराक पे लगा रहे हैं, 8-10 अरब डॉलर आपका ज़ाया हो रहा है। तो ये चीज़ें समझने की होती है। जहाँ ज़ाया होने की बात हो रही है वहाँ पर कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि जब फसल तैयार होती है, अनाज तैयार होता है, तो सम टाइम अनाज वहीं पर पड़ा पड़ा ज़ाया भी हो जाता है, ऐसा कुछ है? देखिए सदफ, ये तो बातें होती हैं ना कि ज़ाया कहीं होना। देखें, स्टोर्स जो है वो फूड के उनके पास ही होता है ना, वो तो बेचारे रो रहे होते हैं कि एक स्ट्रेटजिक रिज़र्व रखे होते हैं इन्होंने गंदम के हवाले से ना, कोई जंग छिड़ जाए, कोई मसला हो जाए तो 2-3 साल की पास हो। अब तो वो भी पास नहीं रही। उसका मकसद ये होता है कि जब भी गंदम का क्राइसिस पैदा होता है तो आपने उसमें जो रिज़र्व है ना आपके पास, वो आपने मार्केट में फेंकने होते हैं ताकि जो कीमतें हैं वो कम हो जाएँ। तो आपके पास तो वो भी बाकी नहीं बचे ना, अभी तो आपके पास एमरजेंसी की गंदम भी बाकी नहीं है, तो फिर कैसे गुजारा करना है। देखिए मसला ये आता है, गंदम का बहरान हम ये कहेंगे कि सिर्फ इस हुकूमत में आ रहा है, अदरवाइज़ जितनी हुकूमतें गई हैं उनके पास पहले से एक स्टोरेज मौजूद होता था। देखिए फार्मूला ये होता है कि आपके पास 2 से 3 साल की जो स्ट्रेटजी के रिज़र्व हैं वो मौजूद होते हैं। कोई जंग छिड़ जाती है, कोई मसला बनता है, गंदम कम काश्त होती है, तो वो आपके पास एमरजेंसी में मौजूद होती है। इससे पहले जब शौकत अजीज़ प्राइम मिनिस्टर थे, परवेज़ मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे, तब ये इशू पैदा हुआ था कि आपके पास गंदम बढ़ गई और आपने एक्सपोर्ट कर दी, फिर गंदम कम हो गई तो आपने इम्पोर्ट करके पैसा कमा लिया कुछ लोगों ने, और उसमें जो अवाम है वो ख्वारी का सामना किया। उसके बाद अभी इस दौर में हो रहा है, देखें पिछले बरस भी, उससे पिछले बरस भी हुआ। आप कभी कह देते हैं कि आपने एक्सपोर्ट कर ली, फिर इंपोर्ट करना पड़ती है, तो ये इतनी कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी मौजूद नहीं है। जब इतना वहाम होता है तो फिर ये चीज़ें पैदा होती हैं। फिर जो एक्सपोर्ट प्राइस की अगर हम बात कर लें वो इतनी कम रखी जाती है। देखें अभी पहले 1850 थी, अभी 2200 रुपये कर दी गई है, तो अब करने का क्या फ़ायदा। गंदम तो हो गई है, अब तो सिट्टे लग गए हैं, अब किसान कैसे उसको बढ़ा सकता है, जितनी होगी उतनी होगी ना। अब आपने 2200 रेट मुकर्रर किया, अभी ये रेट अगर 2200 रुपये
अक्टूबर में करते तो ये यहाँ पर इतनी गंदम होती कि आपको बाहर भिजवानी पड़ती, आपके पास वाफर गंदम हो जाती। तो ये मसला पॉलिसीज़ का मसला है। पॉलिसीज़ में क्लैरिटी नहीं है, इनके पास कन्फ्यूजन है, उबहम है, उसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। अच्छा, कुछ सब्सिडी की बात कर लेते हैं कि जैसे कि अभी सबको खैर ये लग तो लॉलीपॉप ही रहा है कि 12 रुपये पेट्रोल का रेट बढ़ा के 10 रुपये कम कर दिया, बिजली का रेट 5 रुपये बढ़ा के 5 रुपये कम कर दिया। किसान इस पर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं? क्या उन्हें ये रिलीफ़ लग रहा है, कहीं ना कहीं बिजली में रिलीफ़ मिला है उन्हें? देखिए सदफ़, ये मेरी फ्री में एडवाइस है कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं ना, ये चंद दिनों में एक बड़े क्राइसिस को जन्म देंगी। जितनी आयल कंपनीज़ हैं वो इस हवाले से अपनी रिज़र्वेशन के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को लिख चुकी हैं। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से ये बताया गया कि ये मज़ीद सब्सिडीज़ नहीं दे सकते। ये अगर 30 जून तक प्राइम मिनिस्टर सब्सिडीज़ देते हैं तो ये पब्लिक के लिए बहुत बड़ी ख़बर होगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का इमेज बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन इस हुकूमत का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ये जब भी सब्सिडी देते हैं एहतजाज शुरू हो जाते हैं, क्राइसिस हो जाते हैं। अभी कुछ साल पहले जब 25 रुपये तेल की कीमतें कम की थी तो इतना क्राइसिस हो गया था कि लोगों को पैसों का तेल नहीं मिलता था। ये 10 से 15 दिनों में यही कुछ होने जा रहा है। तो इससे ये होता है कि जो तेल के शोबे से वाबस्ता कारोबारी लोग हैं वो पैसा कमा लेते हैं। पहले भी जो रिपोर्ट पढ़ लें उसमें ये कहा गया था कि जो नदीम बाबर है उन्होंने पैसा कमाया या इनके अपने लोगों ने पैसा कमाया, लेकिन जो आवाम है वो ख्वार हुई थी। इसमें कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब कोशिश ज़रूर करते हैं कि किसी तरह से रिलीफ दें, लेकिन शायद प्लान नहीं होता, पॉलिसीज़ का नहीं पता होता, बस कुछ भी कर दिया जाता है। जैसे कि अभी पेट्रोल की ही आप बात करें कि 4 महीने तक रेट नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन कायम शायद नहीं रह सकेंगे। सदफ, ये पता होता है आपके पास जो हर शोबे के एक्सपर्ट होते हैं। देखिए शौकत तरीन बड़े माहिर हैं, लेकिन मसला ये होता है कि आपने सियासी फ़ैसले भी बाज़ औक़ात लेने होते हैं। तो ये पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें कम करने का जो फ़ैसला है ना, ये सियासी फ़ैसला है। एक जानब बिलावल भुट्टो की सरबराही में जो है वो लॉन्ग मार्च पंजाब में दाखिल हो गया। दूसरी जानब अगर हम देखें तो PDM की जानब से अदम एतमाद की तहरीक पेश की जा रही है। तो इन हालात में जब आप चारों जानब से गिरे हुए हों तो सबसे बेहतर ऑप्शन होता है कि लोगों को रिलीफ दें। कि अगर 1% भी चांस है कि आपकी हुकूमत गिर जाएगी तो लोग आपको रिलीफ के तौर पे याद रखें, ये ना याद रखें कि आपने महंगाई की थी। तो ये सिर्फ सियासी चाल है। बिल्कुल ऐसी है कि लेकिन लोग उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ का नाम ले ही लिया तो रिलीफ मिल ही जाए लोगों को। अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ किसान रहनुमा मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगी। नज़ीर बाजवा साहब हैं। तो नज़ीर साहब, आप मुझे बताएं, जिस तरह कि हमारी कोशिश होती है कि किसानों के जो मसाइल हैं उसे हाईलाइट करें ताकि वो हल हों, तो आप मुझे बताएं कहीं ना कहीं जो किसानों के मसाइल है हल होते नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 41 चैनल का मशकूर हूँ कि उन्होंने आज तो मैं मज़लूम समझता हूँ किसानों को, तो हम उनके रहनुमा हैं। हम आपने वक्त दिया, मैं आपका मशकूर हूँ। असल बात यह है कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं किसी ने भी किसानों की तरफ तवज्जो नहीं दी। और आप देखें कि किसान पोगी रातों में गन्ना काश्त करता है, पानी लगाता है, और जब वक्त आता है वो फसल पक जाती है फसल, तो उसे कीमत नहीं मिलती। अगर कीमत मिलती भी है तो मिलों वाले वो पैसे नहीं देते। और आज देखें, अगर गंदम नहीं होगी तो फिर रोटी नहीं मिलेगी, और अगर कमाद नहीं होगा तो चीनी नहीं मिलेगी, और अगर खाद नहीं होगी तो फसल की पैदावार नहीं बढ़ेगी, और इसी तरह अगर कपास नहीं होगी तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी। हम हुकूमत पाकिस्तान से, मौजूदा हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं, हम उन्हें तजवीज़ भी देते हैं कि जो 4 एकड़ तक काश्तकार है उन्हें वो सोलर सिस्टम लगा कर दें ताकि पानी की कमी ख़त्म हो और किसान अपनी फसलें ज़्यादा से ज़्यादा काश्त कर सके। और ख़ास कर ये जो अपना जहाँ पे पानी नमकीन है वहाँ पे पानी का इंतज़ाम किया जाए। और यहाँ पे जो बारिशें होती हैं तो पानी इतना ज़ाया चला जाता है, हमें छोटे छोटे डैम बनाने चाहिए। और मौजूदा हुकूमत ने तो बिल्कुल काश्तकार को तबाह बर्बाद कर दिया। आप देखें, आप दुकान पे जाएं, 1 बोरी DAP लेंगे तो आपको 2 बोरियां यूरिया मिलेगी। अगर DAP नहीं लेते 10,000 की तो यूरिया नहीं मिलेगी। आज से 3 माह पहले, 2 माह पहले DAP दस्तियाब नहीं थी,
लोग मारे मारे फिर रहे थे। आज DIP सजा कर बैठे हैं, यूरिया नहीं मिल रही, और 1 माह के बाद यूरिया सजा कर बैठ जाएंगे, कोई लेने वाला नहीं होगा। जब हमें ज़रूरत होती है उस वक्त तो चीज़ मिलती नहीं, जब ज़रूरत नहीं होती उस वक्त वो दुकानों पर सजा कर बैठ जाते हैं। हमारी हुकूमत वक्त से ये अपील है कि खुदारा अगर किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। अगर पाकिस्तान को तरक्की देनी है तो किसानों को इज़्ज़त देनी होगी, किसानों के मसाइल को हल करना होगा। और ख़ासकर जो ज़री इंडस्ट्री है, हम चाहते हैं कि वो सब्सिडी उसमें दी जाए, और सोलर सिस्टम जो है वो मामूली थोड़े से पैसों में लग सकता है, किसानों को फ्री लगा कर दिया जाए, ताकि अगर किसी के पास 4 एकड़ है तो 4 ही काश्त करेगा। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह इंडिया में पंजाब पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, इसी तरह पाकिस्तान का किसान जो है वो पंजाब का वो उससे ज़्यादा बेहतर है। अगर हमें वो ये औजार दें और हमें ये अपना तरगीब दें, किसानों को ट्रेनिंग करवाएं, और किसानों को अगर ये अपना औजार सस्ते मुहैया करें, 4 एकड़ तक आप ट्रैक्टर दें, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया में कहीं कोई चीज़ मंगवाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। ठीक है। अच्छा, ये खाद का बड़ा मसला चल रहा था, मैं ये जानना चाहूँगी अभी खाद के रेट के भी काफ़ी मसले चल रहे थे कि पहले जो था वो खाद सस्ती मिल रही थी, अब थोड़ी महंगी मिल रही है, क्या वो मसला कहीं ना कहीं हल हुआ है? मैं समझता हूँ हाल क्या हुआ है, ये तो ज़्यादा अपना मसला बन गया है। DAP बिल्कुल अब 10,000 में मिलती, साहब कहते हैं वो ले जाएं, और यूरिया मिल नहीं रही, कीमत ज़्यादा कीमत में 2500 में 3,000 में बोली मिल रही है। और जो छोटा काश्तकार है, गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो तो खाद डाल नहीं रहा। अगर हमारी 50 मन गंदम की पैदावार औसत होनी है तो वो 25 मन से ज़्यादा नहीं होगी, और अगर गंदम की पैदावार नहीं होगी तो हमें बाहर से दरामद करना पड़ेगी। अगर दरामद करना पड़ेगी तो ज़र मुबादला का नुकसान होगा, मुल्क का भी नुकसान होगा। और मैं ये ज़ाती तौर पे ये कहता हूँ कि अगर किसानों को इज़्ज़त ना दी गई, उनके मसाइल हल ना किए गए, उनको ज़रियात ना दिए गए, पानी का इंतज़ाम ना किया गया, और खाद के मसाइल हल ना किए गए, तो अब देखें गंदम की जो पैदावार आएगी। अभी मैंने सुना है कि बाहर से गंदम दरामद कर रहे हैं, और चीनी भी बाहर दरामद कर रहे हैं। हमारे मुल्क में ना गंदम की कमी है, ना गन्ने की कमी है, ना अपना चीनी की कमी है। और देखें ये यूरिया जो है पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में बनती है, लेकिन हम किसान मारे फिर रहे हैं, किसानों को यूरिया नहीं मिल रही। और आप देखना 15 दिन के बाद यूरिया आप सरेआम दुकानों में पड़ी होगी, वो लेने वाली नहीं होगी, उसको ज़रूरत नहीं होगी। जब ज़रूरत होती है चीज़ें शार्ट कर दी जाती हैं, और जब ज़रूरत नहीं होती है वो मैदान में सजा कर रख ली जाती हैं। अच्छा, सब्सिडी के हवाले से अगर बात करें, बिजली पर हमेशा से हुकूमतें जो हैं वो सब्सिडी देती आई हैं, इस हुकूमत की जानिब से वो सब्सिडी नहीं दी गई, तो उसकी वजह क्या समझते हैं? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि जब तक किसानों के बेटे ये ज़री यूनिवर्सिटी में फारगुल तहसील नहीं होंगे, जब किसानों के बेटे MNA MPA नहीं बनेंगे, तो हमारे मसाइल यूँ के तू रहेंगे। इंडस्ट्री होल्डर जो सरमायादार MNA MPA बनते हैं, वो अपनी ज़ाती काम करवाते हैं, किसानों की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता, वो पैसे के ज़ोर पे आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे कोटा सिस्टम कर दिया जाए, कुछ किसानों के नुमाइंदे लिए जाएँ, कोई मज़दूरों के लिए जाएँ, कोई तालिब इल्मों से लिए जाएँ, कोई वोमेन से लिए जाएँ, ताकि हर फील्ड के जो मसले हल हो सकें। मियाँ रेहानुल हक साहब भी मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगी। तो आप मुझे बताएं कि जिस तरह से मसले मसाइल तो चलते आ रहे हैं, पॉलिसीज़ में बेहतरी की कई दफ़ा हम लोग रिक्वेस्ट भी कर सके हैं, इस हुकूमत से कर चुके हैं, तो क्या लगता है कि कहीं कोई बेहतरी नज़र आई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरी की हमेशा गुंजाइश होती है, मगर जब हमारे इक़्तिदार में बैठे लोग जो है वो इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे तब तक पॉलिसियाँ अच्छी नहीं बनेगी। पहले ज़मानों में जब हम छोटे थे, हम देखते थे कि 5 साल मंसूबे बनते थे, 5 साल पॉलिसियाँ बनती थीं, और उस वक़्त अगले 5 साल हमने क्या करना है उसको 5 साल पहले ही कंसिडर कर लिया जाता था। तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा अपना एक तरीका था कि किसान को आने वाले जो मसाइल हैं उनको पहले ही उनका तदारक कर लेने के लिए इक़दाम किए जाते थे। मगर आजकल वो डंग टपाऊ पॉलिसी है और उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, और इस वजह से भी इस वक्त किसान बदहाली का शिकार है। और उसके अलावा फिर पाकिस्तान की मुआशी बदहाली जो है वो इस वक्त हर शोबा में असरअंदाज हो रही है, और इसमें किसान भी पिस रहा है। किसानों को जो है आसानियाँ और सब्सिडीज़ ख़त्म की जा रही हैं। जितनी पहले आसानियाँ थीं या पहले किसानों को रिलीफ दिया जाता था मुख्तलिफ़ चीज़ों में, मुख्तलिफ़ ज़रई आलात की शक्ल में, खादों की शक्ल में, बीज की शक्ल में या ज़रई अद्वियात की शक्ल में, वो आजकल 1 बाई 1 सब ख़त्म किया जा रहा है।
और किसान को अपने जो है मसाइल और अपने वसाइल पे भरोसा करना पड़ रहा है, मगर किसान के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो इन सब अफरीद जितनी हैं उनका मुकाबला अकेला कर सके। अब हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि वो किसान के साथ कोई अच्छा सलूक करे और किसान को रिलीफ दे और आसानियाँ पैदा करे, और इसकी जितनी भी इनपुट्स हैं या जिन्हें हम कह सकते हैं कि उसकी ज़रूरियात अपना ज़िंदगी हैं या ज़रूरियात ज़रूरी अपना चीज़ें हैं, उनको अपना गवर्नमेंट सब्सिडी देकर और उनमें आसानियाँ पैदा करके उन पे ये जितने एक्स्ट्रा किस्म के टैक्स लगाए वो टैक्स ख़त्म करने के बाद वो किसान को दी जाएँ। अब जैसे 17% GST जो आयद कर दी गई है ज़रूरी आलात पे, और बीज पे 17% GST है, और भी जितने भी प्रोड्यूस है किसान की वो सस्ते दामों जा रही है और टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। बिजली के बिल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि बिजली का बिल अदा करना मुश्किल है। ट्यूबवेल इरीगेटेड एरियाज़ में तो किसान जो है अपने ट्यूबवेल बंद करके बैठे हुए हैं। अब अगर पानी नहीं होगा तो फसल कैसे होगी, अगर फसल नहीं होगी तो किसान इसमें तो कोई शक नहीं कि बिजली के रेट्स जो हैं वो काफ़ी टाइम से बढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए जो 5 रुपये कम हुआ है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हुकूमत ने कोई रिलीफ दी है? वो 5 रुपये जो कम हुआ उसमें ज़मींदार का रिलीफ कम है, आम आदमी का रिलीफ ज़्यादा है, क्योंकि ज़मींदार ने जब ट्यूबवेल चलाना होता है वो तो फिर कई दिन तक चलाना पड़ता है, और उसको 5 रुपये अगर कम कर भी दिए जाएंगे तो फिर उसके ऊपर और जो टैक्स एक्स्ट्रा टैक्स लगे हुए हैं, जैसे वो अपना FPA लगा हुआ है, कुछ 2-3 किस्म के और टैक्स हैं, वो जो है वो किसान की पहुँच से बाहर हैं, उनको भी ख़त्म किया जाए ताकि किसान जो है कम से कम जो ज़रूरी ट्यूबवेल वाले किसान हैं उनको तो रिलीफ ये मिलना चाहिए कि वो पानी सस्ता इस्तेमाल कर सकें और उनकी फसल बेहतर हो सके। अगर बीज की बात करें, बीज के प्राइसेस में भी कोई थोड़ा फ़र्क आया है? प्राइसेस में फ़र्क नहीं आया, ज़्यादा बढ़ी हैं क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ा है। जो इंपोर्टेड बीज है वो तो पहले से ज़्यादा महंगा हो गया, और फिर उसके ऊपर ये कि 17% जो GST आयद किया गवर्नमेंट ने उससे और ज़्यादा महंगा हो गया। फिर बीज पे ऊपर कोई गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो कंपनियां बेशक नाकस बीज दे दें उस पर कोई चेक नहीं है, ना पाकिस्तान का कोई अदारा जो सीड कारपोरेशन है वो इस्लामाबाद में उसका नुमाइंदा बैठा हुआ है। यहाँ लोकल जो नुमाइंदे उनको ये अपना जो है वो इख्तियार ही नहीं दे रहे, गवर्नमेंट महकमा ज़राअत को इख्तियार नहीं दे रही। जब तक महकमा ज़राअत के पास लोकली ये इख्तियार नहीं होगा बीज की सर्टिफिकेशन का, बीज को चेक करने का, तब तक किसान जो है उसको खालस और अच्छा बीज नहीं मिल सकेगा। अच्छा, लगता क्या है कि हुकूमत क्यों ज़राअत के शोबे को इतना इग्नोर कर रही है? पहली हुकूमतें भी ज़राअत पे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देती थी, मगर ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने तो बिल्कुल किसानों को तनहा छोड़ दिया है। तो मुआशी तौर पे किसान बिल्कुल पिसके रह गया, बदहाल है। इसकी अपना दो वक्त की रोटी भी इस वक्त पूरी नहीं होती, जितनी इसकी अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी पूरी कीमत नहीं मिल रही, खर्चे अखराजात ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से किसान को अपनी फसल पे अपना तवज्जो देने के बावजूद उसका अपना जो है वो गुजारा नहीं हो रहा। जैसे गन्ने की फसल है, अपना गंदम की फसल है, कपास की फसल है, चावल की फसल है, उन सब की कीमतें जो हैं इतनी कम हैं कि उसके जो है अखराजात भी पूरे नहीं होते। अब गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा एक अपना एहसान किया है किसान पे कि गंदम की कीमत, हालांकि हमारा जो मुतालबा था, दरीना मुतालबा था कि 2500 रुपया मन गंदम की कीमत की जाए, मगर हुकूमत ने 2200 रुपया मन मुकर्रर किया है। हालांकि इस वक्त भी गंदम जो है मार्केट में 2800 और 3000 के आसपास मिल रही है। जब हमारी नई फसल आएगी, इस वक्त तो वैसे भी इस वक्त वो अपना इस प्रोसेस में है कि वो उसको खादों की ज़रूरत है, उसको पानी की ज़रूरत है, ना खादें मिल रही हैं ना पानी मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें ये ख़तरा है कि पाकिस्तान की इस साल फसल उतनी अच्छी नहीं होगी जैसे पहले हुआ करती थी। मगर उसके बावजूद अगर कीमत को गवर्नमेंट और ज़्यादा अच्छी कर देती, 2500 तक कर देती, तो कम से कम उसके अखराजात में कुछ ना कुछ तो इजाफा हो सकता था, उससे अखराजात कम हो सकते थे, उसकी पैदावार में इजाफा हो सकता था, उसकी इनकम में इजाफा हो सकता था। मगर गवर्नमेंट जो है वो भी पता नहीं किन लोगों के माँ पे काम कर रही है और सारा जो किसान है उसको सरासर नुकसान पहुँचा रही है। और हमें इस वक्त ये उम्मीद करनी चाहिए गवर्नमेंट से कम गवर्नमेंट जो है किसान के साथ अच्छा सलूक कर, किसान को आसानियाँ पैदा करे, इसकी प्रोड्यूस जो है उसकी कीमत बेहतर से बेहतर करे। ठीक है, ताहिर रज़ाक साहब भी मौजूद है, उनसे बात करूँगी। ताहिर साहब, जैसे कि हम पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि पॉलिसी में अभी तक तो हमने कोई बेहतरी देखी नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें, क्या पहले की पॉलिसीज़ आपकी पॉलिसीज़ से बेहतर थी? जी, पहले असल में पॉलिसी तो इसी तरह जूं की तूं चल रही है तमाम गवर्नमेंट में, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को ना दीवार के साथ लगाया जा रहा है। जो इस वक्त ये हुआ है कि जो महंगाई का तनासब है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, वो बैलेंस होना चाहिए था। अब हवा के झोंके की तरह आए कि ये 5 रुपये 15 रुपये पहले बिजली महंगी की है, उसमें बाद 5 रुपये सस्ती कर दी है। हम इसके लिए भी शुक्रगुजार हैं, चलें कोई तो कोई रिलीफ मिला है, हवा का झोंका आया। दूसरा जो सबसे अच्छा इन्होंने इस वक्त स्टेप लिया है चंद दिन पहले
कि मिनिस्ट्री जो वाटर एंड पावर है उन्होंने कहा है कि जो एग्रीकल्चर के ट्यूबवेल हैं मंजूर शुदा, उन पे अगर सोलर सिस्टम लगाया जाए तो उसके ऊपर नेपरा के कोई मसाइल या फाइलें वर्क वो ख़त्म कर दिए। सिर्फ एक सिंपल एक्शन साहब को दरख्वास्त देनी है मुतलका काश्तकार ने, तो उसके नेट मीटरिंग लगा दी जाएगी। अगर मैं कहता हूँ कि इसके साथ हमें ज़रूरी कर्जा आसान दिया जाए तो जो हमारे 40-50 हज़ार ट्यूबवेल लगा हुआ है जो बिजली के ऊपर है, उससे हमें तो बिजली की बचत होगी। दूसरा, काश्तकार को सोलर एनर्जी से जो मुफ्त बिजली मिलेगी उससे ट्यूबवेल चलाएगा। अगर बकाया बिजली बचेगी तो वो वापडा को बेच देगा, उससे उसका माशी जो फ़ायदे हासिल कर सकेगा। ये मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, जिसके लिए हम फैसलाबाद के जो चीफ़ हैं चौधरी बशीर साहब, उनके भी मशकूर हों, हमाद अदर साहब के मशकूर हैं। और अगर ये एज सच जो बताया गया अमल दरामद कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में बहुत सारे काश्तकारों को इससे फ़ायदा होगा। जो अच्छा काम है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। तो ये हमें हवा का झोंका एक दिया है गवर्नमेंट ने, जिसके लिए हम इसके मशकूर हैं। अच्छा, लेकिन किसानों को हमेशा से सब्सिडी देनी चाहिए। डेफिनेटली हम लोग डिपेंड करते हैं, हम खाना अनाज के लिए जो है वो किसानों पर डिपेंड करते हैं, लेकिन शायद हुकूमत, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को, इस बात को इग्नोर कर रही है कि शायद किसानों का बड़ा किरदार होता है? और नहीं कर रही, बस इसको ये समझ लें कि इसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे। हम चाह रहे हैं कि जिस तरह हमारी दूसरी एक्सपोर्ट है उस पर लोगों को रिबेट मिलता है कि वो एक्सपोर्ट करें। अगर कोई काश्तकार इंफरादी तौर पे ज़रूरी जिनास, फल या कुछ सब्ज़ी एक्सपोर्ट करता है तो उसको भी हमें रिबेट की शक्ल में कोई ना कोई बेनिफिट देना चाहिए, जिससे काश्तकार की हौसला अफजाई हो सके और मुल्क के लिए ज़रूरी मुआदला वो कमा सके। बेसिकली ये होता है कि जब काश्तकार को कोई ज़रूरत होती है, काश्तकार की स्टेक होल्डर पावर नहीं है कि कोई चीज़ स्टॉक कर ले, होल्डिंग पावर बहुत कम है, छोटे काश्तकार ज़्यादा हैं, तो वो मसाइल से ज़्यादा मुश्किलात में फंसते जा रहे हैं। उसके लिए हमें कोई ऐसी जामिया पॉलिसी देनी चाहिए जिससे छोटा काश्तकार रिलीफ मिले उसको और आसानी के साथ अपनी काश्तकारी कर सके। और शहरों में रहने वाले, बसने वाले जो लोग हैं, उनको खुराक, अच्छी प्योर खुराक, हाइजेनिक खुराक अर्जा नरखों पर दस्तयाब हो। अच्छा, प्राइसेस भी कहीं ना कहीं समझते हैं कि इस चीज़ पर भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा? जैसे खाद की प्राइस की बात की, बीज की प्राइस की बात की, कहीं ना कहीं हुकूमत इस पर भी कोई नोटिस लेगी? प्राइस तो मेरा ख्याल हर सड़क पे मुख्तलिफ दुकानदारों का मुख्तलिफ है। शहरों की बात छोड़ दें, सूबों की बात छोड़ दें, हर शहर में हर सड़क पे अलग-अलग रेट है, जिसका जो दिल करता है। इसमें गवर्नमेंट की जो रेट है ना वो नज़र नहीं आ रही हमें। डेफिनेटली ऐसे है कि जो किसान रहनुमा हैं, हमने उनकी गुफ्तगू सुनी है और उनके मुताबिक जो ज़राअत का शोबा है उसे मुसलसल इग्नोर किया जा रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि हुकूमत की प्रायोरिटी में ज़राअत का शोबा है ही नहीं। इसी वजह से अभी तक कोई पॉलिसीज़ नहीं बनाई गई। इस हुकूमत में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस कदर गंदम का बहरान भी पैदा हुआ है और जो पॉलिसीज़ हैं वो क्लियर नहीं हो सकें। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जो हुकूमत है कुछ ना कुछ करे किसानों के लिए। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।